स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone, India-UK trade deal is now finalized. A win-win situation दोनों कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए भी और यूके के लिए भी, और यूके के लिए तो और भी ज़्यादा क्योंकि अभी एनर्जी क्राइसिस भी है उधर, और पोस्ट ब्रेक्सिट ऑर्डर में क्योंकि यूके इज़ नाउ एग्जिटेड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, उसके बाद उनको भी एक विन चाहिए थी क्योंकि उनको भी डाइवर्सिफाई करना था अपना ट्रेड कॉन्टैक्ट्स। वही देखा जाए, with all the tariff tensions with US and European Union putting sanctions on Indian companies, इंडिया के लिए एक बहुत सही समय पे एक बहुत बड़ी विन आई है जो इंडिया के MSME सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को बदल के रख देगी। तो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। बात करेंगे आज हम लोग इंडिया यूके ट्रेड डील के बारे में एंड अ लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर बोथ द कंट्रीज, इंडिया एज वेल एज यूके। तो आप देख सकते हैं दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हाथ मिला लिया है और बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। आगे बढ़ेंगे बट इसका सिग्निफिकेंस आपके यूपीएससी सिलेबस में वो देखते हैं। ऑप्शनल के लिए तो ज़रूरी है ही, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए, पेपर 2 के लिए, बट जीएस पेपर 3 और पेपर 2 और खासकर ऐसे में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस जानकारी का। तो इसको दो तरह से आप समझिएगा, फैक्ट्स जो आपको याद करने होंगे प्रीलिम्स के लिए, और जो पूरी थ्योरी आज हम लोग पढ़ेंगे विथ इकोनॉमिक थ्योरीज, ताकि आपको समझ में आए वाई फ्री ट्रेड इज़ इंपॉर्टेंट। आपको ये पता तो है कि फ्री ट्रेड इंपॉर्टेंट है, बट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं कि फ्री ट्रेड ग्लोबल इकोनॉमीज़ को आगे बढ़ाता है और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को ज़्यादा हेल्प करता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो रेलेवेंस क्या क्या है आपके यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से, दैट इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल बज़ वर्ड है इंटरनेशनल ट्रेड और टैरिफ, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजटिंग और इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज। सो दीज 5 टॉपिक्स विल बी कवर्ड व्हेन वी विल कवर एवरीथिंग अबाउट दिस। उसके साथ साथ रोज़ की तरह मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, और अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो ये आंसर आप कर पाएंगे 250 वर्ड्स में बहुत ही आसानी से। So the UK Free Trade Agreement signed in 2025 represents a significant shift in India's trade diplomacy. Discuss the implication of this trade agreement on India's economic growth, employment generation, and international trade policy. Also analyze the challenges and opportunities it present for different sectors of Indian economy. Very very good question, very important. 300 वर्ड में लिखो, 150 वर्ड्स के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी हो जाएगी, बट बशर्ते आप ध्यान से सुन रहे हो जो हम कह रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इसके ऊपर एक इन डेप्थ डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ ऑन मंडे। एक जूम सेशन है, तो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको मिल जाएगा लिंक, द जूम लिंक विच यू कैन अटेंड ऑन मंडे 5 PM। याद रखना ये बात, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो सकता है आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्यों बार बार ट्रेड डील किया जा रहा है। बिना ट्रेड डील के भी तो काम हो जाएगा, टैरिफ लगा के भी तो इंडिया को फ़ायदा है, तो क्यों नहीं है, क्यों है, वो पूरा इन डेप्थ हम लोग समझेंगे मंडे को जूम सेशन में। बट फिलहाल हम लोग आज FTAs के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उससे क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे टॉपिक्स अगर आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं और ऐसे टॉपिक्स के एप्लीकेशन करके आपको 300 प्लस लाना है ऑप्शनल में, ऐसे ऑप्शनल में जो पिछले 10 साल से हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो वाला ऑप्शनल है, 215 इंटरव्यू स्कोर, हाईएस्ट 335 हाईएस्ट ऑप्शनल स्कोर, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए हो सकता है अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। डिस्कशंस में से, आज के डिस्कशन से आपको इंटरेस्टेड रहते हैं आप, तो ये ऑप्शनल आपका है। तो जुलाई बैच हमारा 31 जुलाई को शुरू हो रहा है, तो लेट ना करते हुए HS लाइव कोड को यूज़ करो एंड गो फॉर द प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, क्योंकि इसमें देखो मेंटरशिप सपोर्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग चेक करने के लिए, एंड टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल। टेस्ट सीरीज आपको बाय द टाइम यू आर गोइंग टू राइट द मेंस एग्जाम आपको रेडी करेगी विथ रिविजन, इसीलिए प्लैटिनम बैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बैच है ये, मार्केट में अवेलेबल सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बैच, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने हॉलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए। सो जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड रिमेंबर जूम सेशन की डिटेल्स भी
मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही रहेगी, जस्ट सर्च हिप्पोनॉमिक्स एंड मंडे का जो जूम सेशन है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और लिंक डिटेल्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, इंक्लूडिंग द PDF ऑफ करंट सेशन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की, दोनों चीज़ की। तो मालूम हो कि पोस्ट ब्रेक्जिट ब्रिटेन के पास कोई भी एक विन नहीं था एज फार एज ग्लोबल ट्रेड इज कंसर्न, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया ब्रिटेन, अब उसको फ्री एक्सेस नहीं है यूरोपियन मार्केट का, टैरिफ लग रहा है वहाँ पे। तो ब्रिटेन की इकोनॉमी क्रम्बल की थी इनिशियली, उसके बाद 2022 में हो जाता है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस आ जाता है और ब्रिटेन का जो GDP ग्रोथ है वो नेगेटिव में भी देखा जाता है। तो आप देखते हैं ब्रेक्सिट, कोविड और बाद में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ब्रिटेन बैडली वांटेड अ विन इन इंटरनेशनल ट्रेड, और उसको ये विन मिलता है कहाँ से? इंडिया से, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट ट्रेड डील फॉर यूके सिंस ब्रेक्सिट 2016। और ये जो ब्रिटेन का ग्लोबल ब्रिटेन विजन है उसके लिए भी फायदेमंद है। अगर हम इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करें तो इंडिया अब नए पार्टनर्स खोज रहा है, बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, कि वो अपने रॉ मटेरियल सोर्सिंग और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों को डाइवर्सिफाई कर सके। और इस डाइवर्सिफिकेशन और नए एलाइज की खोज में ये FTA एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की तरह निकल के आता है, क्योंकि हम अपना ग्लोबल ट्रेड शेयर बढ़ाना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि फ्यूचर अग्रीमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट मिल जाए, क्योंकि देखो हम लोग बहुत जगह इस समय बातचीत चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही है, गल्फ कंट्रीज के साथ चल रही है, US के साथ तो चल ही रही है। तो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट पता चलेगा कि इंडिया कहाँ पे ट्रेड करना चाहता है, जैसे एग्रीकल्चर में नहीं करना चाहता, फ्री ट्रेड नहीं करना चाहता, तो ये सब लोग ऑलरेडी पता रहेगा आपके पार्टनर्स को, तो इट विल बी ईजियर फॉर देम टू चूज। टाइमिंग एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड स्पेशली ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन की लगातार जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, बैन्स लगाए जा रहे हैं, उसके बीच में एक ऐसा FTA होना ग्लोबल ट्रेड के लिए एक शाइनिंग और राइजिंग सन की तरह काम करेगा। इसके साथ साथ इंडिया UK की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो डिफेंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ सकती है। जैसे इंडिया अभी एक पार्टनर खोज रहा है अपने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन डेवलपमेंट के में इंजन के को जॉइंट ऑप्स के लिए। तो अब वहाँ पे ब्रिटेन है, ब्रिटेन का मतलब रोल्स रॉयस वहाँ इंजन बनाती है, साफरान है फ्रांस में। तो ब्रिटेन के साथ जो FTA हुआ है उसकी वजह से ब्रिटेन इज़ नाउ 1 स्टेप अहेड, और ब्रिटेन ऑलरेडी अपने 6th जनरेशन इंजन पे काम कर रहा है। तो इस तरह से डिफेंस अग्रीमेंट भी बेहतर होंगे। की प्रोविजंस की अगर बात की जाए इंडिया के लिए क्या है बेनिफिट, तो सबसे बड़ी बात, इंडिया को एक नए मार्केट में फ्री एक्सेस मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया विल बी टैरिफ फ्री, जीरो टैरिफ। 10 साल लगेगा इसमें, धीरे धीरे करके आप 99% तक पहुंचेंगे, बट ऑलमोस्ट ऑल द गुड विल बी टैरिफ फ्री। 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट विल रिसीव ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोप, यानी कि लगभग 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू, $23 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है इंडिया, वहाँ पे ऑलमोस्ट सबके ऊपर टैरिफ फ्री हो जाएगा। तो इससे प्राइसेस कम होंगे। जैसे मान लो कि 100 रुपया का कोई चीज़ था, ठीक, उस पर 40% टैरिफ लग गया, तो ब्रिटेन पहुँचते पहुँचते वो 140 रुपीज़ का हो गया। तो अगर प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तो डिमांड कम होती है, और अगर प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये जो 100 की चीज़ 140 की हो रही थी, ट्रांसपोर्ट के बाद लेट से 110 की होगी, तो इंडियन गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, बिकॉज प्राइसेस विल बी फॉलिंग, द डिमांड विल बी हायर। वेरी गुड। इसके साथ साथ प्रोफेशनल मोबिलिटी की भी बात की जा रही है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट है, तो लगभग 2200 न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड फॉर द ब्रिटिशर्स, और इसके साथ साथ लगभग 75,000 इंडियन वर्कर्स को एग्जेम्पशन मिलेगा यूके के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम से 3 साल के लिए, मतलब इजी लेबर फोर्स ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक्सेस मिलेगा 36 सर्विस सेक्टर को बिना किसी इकोनॉमिक नीड्स के टेस्ट के, 36 सेक्टर्स सर्विस सेक्टर, और ब्रिटेन अपने आप में सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है, उसके बाद भी इंडिया को एक्सेस मिल रहा है नए सेक्टर्स में। इसके अलावा 1800 प्रोफेशनल सेफ योगा एक्सपर्ट का एनुअल कोटा देगा इंग्लैंड, सो दैट मोर लेबर ट्रांसफर कैन हैपन। लेबर मोबिलिटी बढ़ाने की बात है बेसिक। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो सिर्फ टेक्सटाइल में जीरो ड्यूटी से लगभग 1200 प्रोडक्ट्स को फ़ायदा मिलेगा। तो इससे GI टैग, जैसे बनारसी सिल्क साड़ी है, जरी दरदारी है, या फिर बाकी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के,
क्योंकि इंडिया टेक्सटाइल मर्चेंडाइज गुड्स एक्सपोर्ट में नंबर 1 अपना जो वैल्यू है शेयर ट्रेड बढ़ाना चाहता है, तो वहाँ ब्रिटेन में बढ़ती डिमांड से उनको फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, बिकॉज इंडिया इज द फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो इससे कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, कम प्राइस, ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड, सो इंक्रीज्ड कम्पिटिटिवनेस इन द यूके मार्केट। तो इंडिया का दवाई यानी फार्मास्यूटिकल्स यूके के मार्केट में आप फ्लड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंजीनियरिंग गुड्स का पोटेंशियल है, क्योंकि इंजीनियरिंग गुड्स इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूके में, तो ये लगभग 80% बढ़ने तक की उम्मीद है, अप टू $7.5 बिलियन। इसके अलावा हम देखते हैं मरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया मत्स्य संपदा योजना के तहत और बाकी योजनाएं जो हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, वहाँ पे इंडिया अपना फिश, प्रॉन्स, ये सब का प्रोडक्शन खासकर एक्सपोर्ट $1 बिलियन से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये लगभग $5.4 बिलियन की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी सिर्फ ब्रिटेन में मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर मात्र ब्रिटेन में लगभग $37.5 बिलियन की बनी बनाई मार्केट इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मिलेगी, टैरिफ फ्री एग्रीमेंट होने की वजह से। चाहे वो बासमती राइस हो, चाहे वो मैंगोज़ हो, अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, कोई भी, चाहे वो GI टैग्ड दार्जिलिंग टी हो, असम टी हो, या फिर जो साउथ इंडिया में हमारे कॉफ़ी, अराबिका कॉफ़ी जानी जाती है, चिकमंगलूर से आप कॉफ़ी भेज सकते हैं, इन सब को टैरिफ फ्री मार्केट एक्सेस मिलेगा। तो आप सोच के देखिए, एक बड़ा मार्केट, डाइवर्सिफाइड मार्केट, जहाँ पे कंज्यूमरिज्म भी ज़्यादा है क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो इंडिया के फार्म सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इसके साथ साथ क्योंकि हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, हम मरीन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं यानी पैकेज्ड फूड, हम फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं, तो दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव द MSMEs इन इंडिया। और उम्मीद की जा रही है लगभग $900 मिलियन सिर्फ लेदर और टेक्सटाइल MSMEs को फ़ायदा होगा ईयर ऑन ईयर, $900 मिलियन का। ये बहुत बड़े बड़ा नंबर है, ऑलमोस्ट $1 मिलियन इन 1 or 2 इंडस्ट्री इटसेल्फ, सो इट्स अ बिग नंबर। एग्रीकल्चर बिग नंबर, $37.5 बिलियन का मार्केट। इसके साथ साथ सिर्फ इंडिया को ही फ़ायदा नहीं, ऐसा नहीं है, यूके को भी फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि यूके से आने वाले गुड्स को 90% ऑफ गुड्स को टैरिफ लाइन में रिडक्शन मिलेगा, और इस 90 में से 85% जो गुड्स हैं अगले 10 साल में इंडिया उनको टैरिफ फ्री कर देगा। ब्रिटेन से जो भी इंपोर्ट कर रहा होगा वो टैरिफ फ्री हो जाएगा फॉर 85%। इंडिया को 99% यानी ऑलमोस्ट सारे गुड्स के ऊपर मिला है, क्योंकि ब्रिटेन एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ से 85% लोगों को ही मिला है। इंडिया का एवरेज टैरिफ जो है वो 15% से घट के 3% रह जाएगा। मतलब यूके से आप अभी जो एवरेज टैरिफ आता है, जैसे 100 रुपये की चीज़ वहाँ से आ रही है, तो यहाँ के 115 की हो जाएगी, वो घट के 3% हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा JLR को, जैगवार लैंड रोवर को बहुत फ़ायदा मिलेगा, लैंड रोवर सस्ती हो जाएगी यहाँ पे। प्रीमियम प्रोडक्ट्स का अगर एक्सेस देखें, क्योंकि विस्की, जिन, स्कॉच, ये सब इंग्लैंड से ज़्यादा इंपोर्ट होता है, तो वहाँ पे भी ड्यूटी रिडक्शन होगा अब 40% तक, यानी 150% है वो 40% तक हो जाएगा अगले 10 सालों में। ऑटोमोटिव टैरिफ की बात की जाए तो 110% से गिर के 10% रह जाएगा, यानी जो फुल्ली बिल्ट कार्स आ रही हैं ना, जनरली जो फुल्ली बिल्ट कार्स आती हैं उसके ऊपर इंडिया 105-110% टैरिफ लगाते थे। अभी एग्जांपल देखे होगे टेस्ला का कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल है इंडिया में, अगर आप US से देखें तो। वही चीज़ लैंड रोवर के साथ भी होती है, वहाँ से जो गाड़ी आती है यहाँ के डबल प्राइस में मिलती है, तो वो डबल ना होकर मात्र 10% इंक्रीज़ रह जाएगा। और लग्जरी गुड्स को बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज इम्पोर्टेड लग्जरी गुड्स की डिमांड इंडिया में बहुत है, विथ राइजिंग इनकम ऑफ द पीपल। और सर्विस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 40,000 गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए मार्केट ओपन कर दिया गया है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन कंपनीज, यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट टेंडर्स में अब फॉरेन कंपनीज भी भाग ले सकती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं 2000 से ज़्यादा नई जॉब्स बनेंगी ब्रिटेन में, और $2.2 बिलियन का वेज बूस्ट मिलेगा ब्रिटेन इकोनॉमी को, जो एकदम से स्टैगनेंट सी हो गई है, ज़ीरो के आसपास उनकी GDP ग्रोथ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ इन ब्रिटेन। तो दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है, क्योंकि हम डेवलपिंग है तो हमारे प्राइमरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़ायदा है, और ब्रिटेन क्योंकि डेवलप्ड है तो उसके सर्विसेज और साथ ही साथ इसको एम्प्लॉयमेंट ऑफ जनरेशन को फ़ायदा मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि क्या प्रोजेक्शंस हैं। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ की अगर बात की जाए तो यूके का 60% इंक्रीज देखा जाएगा बाय 2040, यूके से जो गुड इंडिया आ रहा है,
और इंडिया से जो गुड यूके जा रहा है, ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज इन ऑल द सेक्टर्स बाय 2030। 2030 तक 40% का इंक्रीज देखा जा सकता है। जीडीपी इम्पैक्ट देखें तो $3.3 बिलियन बाय 2035। और इंडिया पे देखें, क्योंकि इंडिया एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर बन जाएगा यूएस का, और उसकी वजह से लगभग डायरेक्ट जॉब्स क्रिएशन 1 लाख डायरेक्ट जॉब से ज़्यादा क्रिएट होंगी, तो एम्प्लॉयमेंट गेन्स मिलेंगे इंडिया को। और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता जाएगा, जीडीपी में ट्रेड कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। ट्रेड वैल्यू की अगर बात करें तो 15.7 बिलियन एडिशनल एंड 25.5 बिलियन एडिशनल एनुअल ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। टैरिफ सेविंग की अगर बात की जाए तो $400 मिलियन इमीडिएट $400 मिलियन यूरोज इमीडिएट सेविंग आपको मिलेगी। कहाँ पे, किसको मिलेगा? ब्रिटेन को। और 220 मिलियन यूरोज का सेविंग्स मिलेगा किसको? इंडिया को, क्योंकि टैरिफ रिडक्शन हो गया है। ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया ज़्यादा टैरिफ लगाता था तो ब्रिटेन को ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ब्रिटेन थोड़ा कम टैरिफ लगाता था, डेवलप्ड नेशन है, तो इंडिया को थोड़ा कम फायदा मिलेगा। बट हाँ, मार्केट एक्सेस मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक। एम्प्लॉयमेंट की बात देखें तो इंडिया में लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स में जॉब क्रिएशन बढ़ेगा। और यूके में 2000 न्यू जॉब्स कहाँ मिलेंगी? सर्विसेज सेक्टर एंड पार्टली सम पार्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इंडिया में जो जॉबलेस ग्रोथ का प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एमएसएमईज एंड मैन्युफैक्चरिंग, वो थोड़ा दूर होने की संभावना है। और इसके साथ साथ क्योंकि 75,000 प्लस लोगों का लेबर मोबिलिटी वायदा किया गया है, तो स्किल माइग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी इंडियन प्रोफेशनल्स को। तो इतना सारा फ़ायदा है दोनों कंट्रीज़ को। अब आगे देखते हैं कि सेक्टोरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो इंडिया ज़्यादातर जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी में एक्सपेक्टेड डबल होने, यानी 100% से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है इंडिया के लिए। और दूसरे नंबर पे है इंजीनियरिंग गुड्स, ऑलमोस्ट 80% इंक्रीज इन ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन टैरिफ। मार्केट पेनिट्रेशन की बात की जाए तो सिर्फ 2.25% शेयर है इंडिया का यूके में। ठीक है, यूके के मरीन इंपोर्ट में, जो कि बढ़ सकता है। $1.79 बिलियन इन इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वर्सेस $26 बिलियन इन यूके इंपोर्ट्स। तो हमको यहाँ भी बढ़ाना होगा। और $4.28 बिलियन इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स विद पोटेंशियल डबलिंग, यानी 80% से अगर बढ़ेगा तो लगभग $8 बिलियन के आसपास, 7.5 से $8 बिलियन के आसपास सिर्फ इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट होगा। याद रहे, $37.5 बिलियन सिर्फ एग्रीकल्चर, $7.5 बिलियन सिर्फ इंजीनियरिंग गुड्स, और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लाइक टेक्सटाइल एंड लेदर में लगभग $1 बिलियन का इंक्रीज देखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ इकोनॉमिक थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर सब यहीं पर पढ़ लेंगे तो याद रहे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में क्या पढ़ेंगे। और अगर ये समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो तुरंत एडमिशन ले लीजिएगा। कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी अगर बात करते हैं, जो रिकार्डो की थ्योरी थी, वो ये कहते हैं कि जिस देश को, जैसे कंट्री इंडिया है और एक कंट्री यूके है, तो जिस देश को जहाँ पे भी कंपैरेटिव एडवांटेज है दूसरे से, यानी जिसकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, मान लो कि इंडिया में लेबर 1 घंटे में क्लॉथ बना लेता है ज़्यादा बेहतर रादर देन गोइंग फॉर अ कार, मेकिंग कार, बट यूके में क्या है, कार ज़्यादा आसानी से बनाता है, लेबर प्रोडक्टिविटी कार की ज़्यादा है और लेबर की कम, कपड़े में कम है, टेक्सटाइल में कम है। तो इंडिया को टेक्सटाइल में स्पेशलाइजेशन कर लेना चाहिए, यूके को कार्स में स्पेशलाइजेशन कर लेना चाहिए, और कार एक्सपोर्ट कर लेगा यूके और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर लेगा इंडिया, और इस तरह से ग्लोबल ट्रेड चलता रहेगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस रहेगी। ठीक है, अब ये जो आपका कंपैरेटिव एडवांटेज का थ्योरी है, वो ये तो बताता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज लेबर प्रोडक्टिविटी में होगा या कैपिटल प्रोडक्टिविटी में होगा। ठीक है, कि लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेहतर है तो आप कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ में किसको फ़ायदा है? इंडिया को लेबर में फ़ायदा है कि कैपिटल में, इंग्लैंड को कैपिटल में फ़ायदा है कि लेबर में, ये भी सोचने की बात है। तो ये पता चलता है हमको एचओ मॉडल या हेक्सर-ओलिन फैक्टर प्रपोर्शन से। इसका क्या मतलब है? जैसे यूके एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है और इंडिया एक लेबर अबंडेंट कंट्री है, लेबर अबंडेंट। ठीक है, यूके
तो यूके क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा? जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लगता है, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज या फर्म्स या इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कहाँ ज़्यादा होनी चाहिए? यूके में। लेबर इंटेंसिव सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा कहाँ होनी चाहिए? इंडिया में, क्योंकि इंडिया को एडवांटेज है लेबर का और यूके को एडवांटेज है कैपिटल का। तो इंडिया का लेबर इंटेंसिव जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल है, और यूके में कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे मान लीजिए कार है, में ऑटोमोबाइल है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि स्पेशलाइजेशन की जो बात की जा रही थी या कंपैरेटिव एडवांटेज की जो रिकार्डो ने बात की, वो कंपैरेटिव एडवांटेज आता कहाँ से है? वो आता है कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं या लेबर सस्ता है। तो इंडिया में लेबर सस्ता है तो लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल में कम्पीट करेगा, स्पेशलाइज करेगा। और ऑटोमोबाइल क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है तो वहाँ ब्रिटेन स्पेशलाइज करेगा, और इस तरह से ट्रेड ओपन हो जाएगा। और खासकर अगर ट्रेड फ्री रहेगा तो हम उसको ग्रेविटी मॉडल से समझते हैं, बट सब कुछ यहाँ नहीं, कुछ हम क्लास के लिए भी छोड़ देंगे। ठीक है, और न्यू ट्रेड थ्योरी तो बताती है कि कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त किया जा सकता है आपके एबंडेंट सेक्टर के साथ। जैसे इंडिया में लेबर एबंडेंस है तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाते, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ग्लोबल केस स्टडीज़ अगर देखी जाए तो अगर हम देखें कि USMCA यानी कि US मैक्सिको के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, ट्रेड अग्रीमेंट, उससे ये देखा गया कि क्योंकि US और मैक्सिको आपके पड़ोसी देश हैं, तो वहाँ पे वर्टिकल डीप इंटीग्रेशन देखा गया सप्लाई चेन में, कि कुछ चीज़ मैक्सिको में बन रही है, कुछ चीज़ US में बन रही है, और फाइनल प्रोडक्ट मैक्सिको से बन के US चला जा रहा है। तो एक सप्लाई चेन बन गई, क्योंकि कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, तो चाहे वो मैक्सिको में बने चाहे वो US में बने, सेम प्राइस। बट मैक्सिको में क्योंकि लेबर चीप है, लेबर इंटेंसिव है मैक्सिको, तो चीप लेबर वाला काम मैक्सिको में, कैपिटल इंटेंसिव जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए वो काम US में, और असेंबलिंग क्योंकि मैक्सिको में सस्ती है तो वहाँ पे, और फिर बेच रहे हैं US में। क्योंकि कहीं टैरिफ नहीं लग रहा है तो द कंपनीज और द फर्म्स, द इंडस्ट्री कैन सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट, कि आप कुछ चीज़ें यहाँ बनाएं मैक्सिको में, कुछ US में बनाएं, तो दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है। इसी तरह क्योंकि ब्रिटेन टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव है तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया लेबर इंटेंसिव है तो MSMEs में इन्वेस्ट कर सकता है, और दोनों एक दूसरे का फ़ायदा ले सकते हैं और ट्रेड बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन साउथ कोरिया FTA भी ऐसे ही हुआ था 2011 में। ये देखा गया कि 35% इंक्रीज इन साउथ कोरियन एक्सपोर्ट, 35% इंक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ FTA। ठीक है, तो यही पोटेंशियल हमारा इंडिया UK के फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, बेसिकली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को मिलेगा, लेदर को मिलेगा। और देखा जाए तो चैलेंजेस भी हैं, रिस्क मिटिगेशन भी करना होगा। चैलेंजेस क्या है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिस्प्लेस हो सकती है, बट कम है इसका चैलेंज। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके एग्रीकल्चर और डेयरी के ऊपर। तो इंडिया ने साफ साफ कही दिया है कि एग्रीकल्चर और डेयरी विल बी नॉन नेगोशिएबल, इसीलिए इंडिया 85% चीज़ों के ऊपर ही फ्री ट्रेड दे रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर और डेयरी के ऊपर इंडिया फ्री ट्रेड नहीं देता किसी भी कंट्री को, वो यहाँ भी नहीं दिया गया। सो रिस्क हैज़ बीन मिटिगेटेड। अब इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हाई है, क्योंकि इंडिया को अब एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ताकि उसकी MSMEs ग्लोबली कॉम्पिटिटिव लेवल पे परफॉर्म कर सके, सो दैट एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके अपने मैन्युफैक्चरिंग का। अगर MSMEs को बढ़िया करेंगे तभी तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, नहीं तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर रहें और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ना बना पाएँ तो हमारे प्रोडक्ट का कोई डिमांड ही नहीं करेगा। तो हमें अपने MSMEs को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, और ये हाई रिस्क लेवल पे, नहीं तो हम अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाएंगे, इंपोर्ट हमारा बढ़ता जाएगा। ट्रेड इम्बैलेंस, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल मार्केट प्रोविजंस है, और अगर हम अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी ठीक नहीं किए तो हमारा इंपोर्ट तो बढ़ जाएगा, इंपोर्ट तो बढ़ेगा, बट एक्सपोर्ट उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, और इसकी वजह से हो जाएगी प्रॉब्लम। फिर एक ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा इन द फेवर ऑफ UK, जो कि हम लोग नहीं चाहते। तो हमें अपना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स ज़्यादा रोबस्ट और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। और रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन मीन्स जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, ताकि कोई मान लीजिए कि ग्रीवेंस है तो दोनों कंट्रीज़ मिलके एक मैकेनिज्म बना लें कि तुरंत उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स एक्सक्लूजन है हमारा, इंडियन एग्रीकल्चर आइटम्स हो या डेयरी हो, और साथ ही साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ज़रूरत है ताकि ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को कम से कम किया जा सके।
तो इसका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है? बहुत ही सिंपल, इंडिया को डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा अपना ट्रेड पार्टनरशिप, और इसके साथ साथ इंडिया की नेगोशिएटिंग पावर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एक जगह से हमने कर लिया है एक बड़ी डेवलप्ड कंट्री के साथ FTA, तो बाकी कंट्रीज़ के साथ हम ये कह सकते हैं ना कि इफ़ यूके कैन डू व्हाई कांट यू, है ना। तो इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज यूके इज़ कैपिटल इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी इज़ कैपिटल इंटेंसिव, तो कैपिटल अबंडेंट नेशन से टेक्नोलॉजी लेना आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ डायस्पोरा कनेक्शन, क्योंकि 75,000 पीपल को फ्री मोबिलिटी मिलेगी हर साल, तो उसका फ़ायदा यूके के लिए क्या है कि पोस्ट ब्रेग्जिट एक वैलिडेशन मिलेगा ग्लोबल ब्रिटेन स्ट्रैटेजी का, कि देखो हम अभी हैं, अभी हम जिंदा हैं। वो ब्रिटेन को कहने का मौका मिलेगा, इंडो पैसिफिक इंगेजमेंट बढ़ेगी। अभी ब्रिटेन का F-35 हम लोग रखे हुए थे, तो ये जो इंगेजमेंट है, मिलिट्री हो, जियोपॉलिटिकल हो, जियो सिक्योरिटी के ऊपर हो, वो थोड़ा बढ़ेगा और एक्सेस मिलेगा वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के मार्केट का ब्रिटेन को, यानी ब्रिटेन को इंडिया का एक्सेस मिलेगा। तो ग्लोबली क्या होगा? ट्रेड मॉडल बनेंगे, और नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ मतलब डेवलप्ड और साउथ मतलब अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज, इनका इंटीग्रेशन बढ़ेगा। एक बेहतर अल्टरनेटिव सप्लाई चेन अपार्ट फ्रॉम चाइना डेवलप होगा, और साथ ही साथ डेवलप्ड नेशंस को ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और हमारी इकोनॉमी भी अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस को बेहतर कर पाएगी अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस को ठीक ठाक कर लेते हैं तो। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? सक्सेस फैक्टर क्या है? पॉलिटिकल कमिटमेंट है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है। बिजनेस कम्युनिटी का एंगेजमेंट बढ़ेगा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगी, और एडेप्टिव मैनेजमेंट है, यानी कि ट्रेड रेजोल्यूशन तुरंत किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ नए चेंजेस लाने हैं विथ टाइम, तो वो भी किया जाएगा, और पब्लिक कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाएगा, सो दैट मोर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कैन टेक प्लेस बिटवीन बोथ द कंट्रीज। दोनों कंट्रीज़ की पब्लिक एक दूसरे के लिए फेयर रहेंगी। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है कि बायलेटरल ट्रेड हमारा will be $120 billion by 2030। वेरी बिग नंबर, $120 बिलियन एक कंट्री के साथ ट्रेड। और इसके साथ साथ इंडिया यूके अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और बढ़ा सकते हैं, इसको सीपा लेवल तक ले जा सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट तक। अभी तो सिर्फ FTA है। सीपा मीन्स कि आप पीपल टू पीपल ट्रांसफ़र को भी पूरी तरह से ओपन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडिया को मॉडल एक मिल जाएगा कि अपने नेगोशिएशन यूरोपियन यूनियन के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, USA के साथ और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ और बेहतर तरीके से कर सके। और क्योंकि MSMEs, खासकर लेबर इंटेंसिव MSMEs के ऊपर जोर है, तो इंडिया के मेक इन इंडिया को एक नया कैटलिस्ट मिलेगा, एक विंग मिलेगा, और इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव गुड्स को फ़ायदा होगा। सो दीज आर आवर वे फॉरवर्ड। अब क्या है UPSC एस्पिरेंट के लिए अच्छा है? इसमें हम लोग क्या क्या सीखे हैं, तो वो देखते हैं कि देखो हमने इकोनॉमिक थ्योरी सीखी, और वो इकोनॉमिक थ्योरी कैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ट्रांसलेट होती है, उस ट्रांसलेशन को भी देखा कि कैसे ब्रिटेन, क्योंकि कैपिटल अबंडेंट है तो टेक्नोलॉजी में बेहतर करेगा, इंडिया लेबर अबंडेंट है तो इंडिया आपका लेबर इंटेंसिव सेक्टर में बेहतर करेगा, और कैसे इसकी वजह से एडवांटेज मिलेगा ग्लोबल ट्रेड को, और ना सिर्फ दो कंट्रीज़ को बल्कि ग्लोबल ट्रेड को, और इंडिया की ग्लोबल पोजिशनिंग as far as a global economic superpower is concerned, वो और बेहतर होते जाएगी। So this is all we have today for the FTAs. I hope you liked it. I hope आपका रिटेंशन रहा होगा और आप वो क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे। We'll meet again soon, but remember to use the code HS Live because high scores only with HS Live। और आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के प्रतिज्ञा बैच पे 31 जुलाई तक एडमिशन्स ले सकते हैं। Just share your contact details for the platinum batch on my Instagram or Telegram channel. Do like this, share this, and we will meet again soon. Thank you everyone. Bye bye. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।